नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम केवीएस में पूछे गए दोस्तों शिक्षण शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे, जो कि दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक शिक्षिका अपने छात्रों से राज्य में हाल की घटनाओं के बारे में समाचार पढ़ने के लिए कहती है। फिर छात्रों को घटनाओं को विभिन्न शासन प्रणालियों में वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है। इस शिक्षण गतिविधि का उद्देश्य प्रकरण खाली स्थान को है ना, किसके बारे में जो है ये बताया जा रही है। एक शिक्षिका है जो अपने छात्र से राज्य की जो हाल ही की घटनाएं हैं, है ना, जो भी हाल ही में इवेंट हुए हैं उनके बारे में समाचार पढ़ने के लिए कहती है। फिर छात्र को घटनाओं की विभिन्न शासन प्रणालियों में वर्गीकृत करने को कहा जाता है। उनको अलग अलग तरीके से वर्गीकृत करे ऐसा कहा जाता है। तो इससे इस शिक्षण का जो गतिविधि टीचर करा रही है उससे उनका क्या उद्देश्य है, वो बच्चों में क्या चीज को बताना चाहती है। पहला ऑप्शन है समझना को, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रत्यय स्मरण, तीसरा ऑप्शन है दोहराना और चौथा है अनुसंधान करना। तो टीचर जो है वो बच्चों में क्या चीज को विकसित करना चाहती है, क्या करना चाह रही है, तो वो क्या करना चाह रही है टीचर जो है, उनका शिक्षण का उद्देश्य क्या है, प्रकरण को समझाना है। क्या करना है उनको, जो प्रकरण है, जो टॉपिक है उसको क्या करना है, समझाना है। ऐसी गतिविधि से क्या करते हैं विद्यार्थी, स्वयं क्रिया करके अनुभव कर पाते हैं ना, स्वयं खुद करके सीख पाते हैं, जिससे उनका अधिगम जो है क्या रहता है, स्थायी रहता है, परमानेंट तक रहता है और उसमें रचनात्मकता की विकास होते जाती है। तो यहाँ पे आपका समझाना जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, अध्यापन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ना, अध्यापन के विषय में कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है वो बताना है। पहला ऑप्शन है, अध्यापन में यह भावना निहित होती है कि कोई कुछ न कुछ सीखता ही है। ये तो सही बात है कि अध्यापन करेंगे तो उसमें यह भावना होती है कि बच्चा कुछ न कुछ जरूर सीखेगा। दूसरा ऑप्शन है, अध्यापन की यह विशेषता है कि अध्यापक और अध्येता के मध्य एक विशेष संबंध होती है। अध्यापक और अध्येता के मध्य क्या होती है, एक विशेष संबंध होती है। तो ये भी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमको पूछा क्या गया है, कौन सा सही नहीं है ना। तीसरा ऑप्शन, अध्यापन शिक्षा की एक आवश्यक शर्त तो होती है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं होती है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा कि अध्यापन जो है शिक्षा की एक आवश्यक शर्त तो होती है परंतु पर्याप्त नहीं होती है ना, नेसेसरी तो होती है लेकिन सफिशिएंट नहीं होती है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन में कहा है, अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्यता सीखते ही हैं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो अनिवार्य है कि वो सीखते ही हैं, ऐसा बोला जा रहा है। तो यही जो होगा हमारे प्रश्न का गलत आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि अगर हमारे प्रश्न के हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बोला जा रहा है कि आप पढ़ाएंगे तो बच्चे में अनिवार्य रूप से वो सीख ही जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। जबकि ऐसा नहीं होता, कुछ बच्चे सीख सकते हैं और कुछ बच्चे नहीं सीख सकते। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, जायस तथा मार्शल, है ना, जायस तथा जायस तथा मार्शवेल 1980 में विभिन्न उपलब्ध अध्यापन प्रतिरूपों को 4 स्पष्ट वर्ग समूह में बांटा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उन वर्गों में से एक नहीं है ना, कौन सा वर्ग जो है उन वर्गों में से एक नहीं होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला वर्ग है यहाँ पे आपका क्या, व्यक्तित्व वर्ग, दूसरा है उदार अधिगम वर्ग, तीसरा है व्यवहार रूपांतरण वर्ग और चौथा दिया है आपका
सूचना प्रक्रमण वर्ग, है ना। तो कौन सा वर्ग जो होगा यहाँ पे नहीं होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उदार अधिगम वर्ग, है ना। क्या होगा, उदार अधिगम वर्ग। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो ब्रूस आर और जोयस मार्शल ने अपनी पुस्तक में, है ना, कौन थे, ब्रूस आर और जोयस, किन थे, जोयस एंड मार्शल, है ना, मार्शवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग क्या लिखी थी, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, है ना, मॉडल्स ऑफ टीचिंग में विभिन्न उपलब्ध अध्यापन प्रतिरूपों को 4 समूहों में बांटा था। कौन कौन से समूहों में बांटा था अगर पूछा जाए, तो पहला था आपका अंतः प्रक्रिया वर्ग। क्या था आपका, अंतः प्रक्रिया वर्ग, है ना, अंतः प्रक्रिया वर्ग में बांटा था। दूसरा क्या था आपका, सूचना प्रक्रमण वर्ग, है ना, प्रक्रमण वर्ग में बांटा था। तीसरा था आपका व्यक्तित्व वर्ग, है ना, व्यक्तित्व वर्ग में। और चौथा था आपका यहाँ पे क्या था, चौथा व्यवहार रूपांतरण वर्ग। क्या था, व्यवहार रूपांतरण वर्ग, है ना, रूपांतरण वर्ग में बांटा था। तो यहाँ पे आपके ये चारों जो थे इनको जॉयस तथा मार्शल ने 1980 में विभिन्न अध्ययन प्रतिरूपों को 4 समूह में बांटा था। तो ये आपके यहाँ पे इनको बांटा गया था। तो कौन सा यहाँ पे नहीं था, तो वो हो जाएगा आपका उदार अधिगम वर्ग, यही जो था उनके वर्ग में नहीं बांटा गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे आपको, यदि कूट निम्न प्रकार से दिए गए, यहाँ पे आपको एक कूट दिया गया है और उनको आपको यहाँ पे सही से बनाना है ना। कोई कूट दिया गया है जिसमें पहला है ज्ञान, दूसरा समझ, तीसरा अनुप्रयोग और चौथा आपका विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण, छठवां आपका मूल्यांकन। ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम के वर्गीकरण में सही क्रम में पहचान करना है ना। ब्लूम का जो वर्गीकरण था उसमें आपको सही क्रम में आपको यहाँ पे इसको जमाने के लिए बोला जा रहा है। तो ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार जो है इनका सही क्रम क्या हो जाएगा, तो वो होगा सबसे पहले आपका आ जाएगा ज्ञान। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, ज्ञान आएगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा, दूसरा आ जाएगा आपका बोध या फिर आपका कॉम्प्रहेंशन, यानी कि बोध आ जाएगा यहाँ पे आपका, है ना। तीसरा क्या आ जाएगा, तो तीसरा आ जाएगा आपका अनुप्रयोग। क्या होगा, अनुप्रयोग आ जाएगा आपका, एप्लीकेशन आ जाएगा। चौथा क्या होगा, तो चौथा आपका विश्लेषण यानी कि एनालिसिस आ जाएगा आपका। चौथा जो होगा विश्लेषण, क्या हो जाएगा, विश्लेषण आ जाएगा, विश्लेषण। और पांचवा क्या आएगा, तो पांचवा आ जाएगा आपका संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस, संश्लेषण। क्या होगा, पांचवा संश्लेषण। इसी तरीके से आपका छठवा क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन। क्या हो जाएगा, मूल्यांकन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका पहला क्या आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। तो पहला तो है आपके पहले ऑप्शन में भी दिया है, दूसरे ऑप्शन में भी और तीसरे ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपका दूसरा तो रॉन्ग, तीसरा ऑप्शन तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन बच गए। तो पहला आपका ज्ञान हो गया, दूसरा आपका दिया है बोध, है ना, दूसरा क्या दिया है आपका, बोध दिया है। तो यहाँ पे आपका समझ यानी कि बोध हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे आपका सही है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, समझ यानी कि बोध। आपका दूसरी ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट के औपचारिक शिक्षण पदों का भाग नहीं है। हर्बर्ट के जो औपचारिक शिक्षण है उनका भाग नहीं है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो हर्बर्ट के अनुसार जो औपचारिक शिक्षण के भाग थे वो कौन कौन से थे, तो हर्बर्ट ने अपने 5 जो है औपचारिक शिक्षण में बताए हैं, जिसमें से पहला क्या है, तो पहला था उनका प्रस्तावना या तैयारी करना। क्या करना था, प्रस्तावना, है ना, प्रस्तावना या फिर उनका क्या था, तैयारी था, है ना, तैयारी हो जाएगा। दूसरा क्या था, तो दूसरा था उनका प्रस्तुतिकरण। क्या था, प्रस्तुतिकरण। तीसरा क्या था,
तो तीसरा था उनका स्पष्टीकरण और तुलना। क्या हो जाएगा उनका? स्पष्टीकरण, है ना, स्पष्टीकरण और तुलना था, स्पष्टीकरण और तुलना था। चौथा क्या था? तो चौथा था उनका सामान्यीकरण था। क्या था? सामान्यीकरण। और पांचवा था उनका प्रयोग और अभ्यास। क्या था? प्रयोग कराना, एक्सपेरिमेंट कराना और क्या कराना? प्रैक्टिस कराना। ये था उनका पांचवा जो था, क्या था? औपचारिक शिक्षण के भाग थे, औपचारिक शिक्षण के पद थे। तो यहाँ से हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो होगा उनका नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा? तो वो हो जाएगा उनका आकलन और मूल्यांकन जो था उनका नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, ब्लूम के अनुक्रम में कौशल खाली स्थान से जुड़ा है ना। ब्लूम के जो कौशल है उसमें क्या जुड़ा है वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है संज्ञानात्मक डोमेन, है ना। क्या दिया गया है? संज्ञानात्मक डोमेन। दूसरा है प्रभावी डोमेन। तीसरा है मनोप्रेरणा डोमेन। और चौथा है आपका उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये सभी जो है उनके अनुक्रम में कौशल से जुड़े हुए हैं ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, संज्ञानात्मक डोमेन के किस चरण से नीचे दिया गया प्रश्न संबंधित है? क्या निरंतर हाथ धोने से डायरिया रोगों की घटनाओं में कमी आती है? क्या आप निरंतर हाथ धोएंगे तो डायरिया रोगों के घटनाओं में कमी आ सकती है? तो यहाँ पे आपको संज्ञानात्मक डोमेन के बारे में पूछा जा रहा है ना। पहला दिया आपका समावेशन या संश्लेषण, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है लागू करना और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे आपका मूल्यांकन करना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे समावेशन जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि समावेशन में हम क्या करते हैं, अलग अलग तत्वों और अलग अलग भागों को क्रमबद्ध करके समग्र रूप से उनको क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं ना। तो यहाँ पे आपका समावेशन या संश्लेषण आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रभावी डोमेन में, है ना, प्रभावी डोमेन में खाली स्थान के स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान बनाया जाता है। कौन सा ज्ञान जो है बनाया जाता है वो पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका अंकन, दूसरा है निरूपण, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका आयोजन और चौथा दिया गया है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो प्रभावी डोमेन में खाली स्थान के स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान बनाया जाता है। तो कौन सा ज्ञान बनाया जाता है? जो प्रभावी डोमेन होता है उस पर आप किसी भी स्तर पर ज्ञान को संक्षिप्त ज्ञान में हम नहीं बना सकते हैं ना। जो प्रभावी डोमेन है उसमें क्या कर सकते, कोई भी लेवल के आप संक्षिप्त स्तर का ज्ञान जो है नहीं बना सकते, क्योंकि प्रभावी डोमेन के अंतर्गत वे सभी उद्देश्य आ जाते हैं जिनका संबंध हमारे भावों से होता है, भाव से, दृष्टिकोण से, किससे, दृष्टिकोणों से, है ना, उनके मूल्यों से, और क्या होता है, उनके संवेग, मनोवृत्ति, है ना, संवेगों से होता है, मनोवृत्ति से होता है, और क्या होता है बोला जाए तो मनोवृत्ति और रुचि, इन सभी से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। इसलिए इस जो डोमेन है ना, जो प्रभावी डोमेन में संक्षिप्त ज्ञान पर बल जो है हम नहीं दे सकते। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे आपका, सुश्री सलेजा जो कक्षा 5 की अध्यापिका है, अपने विद्यार्थियों से शैक्षिक उपलब्धि तथा सामाजिक व्यवहार संबंधित उच्च अपेक्षाएं रखती है। उसके अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा का परिवेश स्नेही हो, प्रोत्साहित करने वाला हो तथा बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। अपने विचारों में वह दृढ़ है, परंतु कक्षा संबंधित नियमों का तर्काधार देने में थोड़ा समय लेती है, यानी कि थोड़ा सा विचार करने में वो थोड़ा क्या करती है, समय लेती है।
उसका विश्वास है कि जब विद्यार्थी नियमों का उल्लंघन करे तो उन्हें दंड मिलना चाहिए, परंतु वह ऐसी सजा देना चाहती है जो उचित हो, परंतु बच्चे अवमानित अनुभव ना करे, है ना, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर जो होगा करेक्ट होगा, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है सत्तावादी है, दूसरा है आपका उन्मुक्त है, तीसरा प्रामाणिक है और चौथा है आपका अहस्तक्षेप है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका उन्मुक्त, है ना, उन्मुक्त यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। उन्मुक्त मतलब क्या है, उन्मुक्त मतलब ऐसी वातावरण वाली कक्षा जिसमें शिक्षक एक सर्वमान्य हो, क्या हो, सर्वमान्य, है ना, सर्वमान्य बौद्धिक नेता के रूप में शिक्षार्थियों को क्या करती हो, नेतृत्व प्रदान करती हो, है ना, और उसका शिक्षार्थियों पर कैसा हो, कठोर नियंत्रण हो, है ना, कठोर नियंत्रण नहीं होता है किसका, शिक्षक का शिक्षार्थियों पर। वह उसकी ज़रूरतों व समस्याओं को समझकर उनका क्या करती है, मार्गदर्शन करती है और शिक्षण कार्य को संपादित करती है। तो यहाँ पे आपका उन्मुक्त जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है उद्देश्य, है ना, उद्देश्य। इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं का व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है। पहला ऑप्शन है आपका समझ, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान का प्रयोग, तीसरा ऑप्शन है संश्लेषण और चौथा ऑप्शन है आपका यहाँ पे मूल्यांकन। क्या दिया गया आपका यहाँ पे, चौथा ऑप्शन दिया गया है मूल्यांकन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, उद्देश्य, है ना, उद्देश्य क्या है, इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं का व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त से कर पाएंगे, है ना, कर सकेंगे। यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा समझ, है ना, समझ सकेंगे अगर विद्यार्थी तो अपने विचार को वो प्रकट कर पाएंगे और उसकी घटनाओं के व्याकरण को शुद्ध रूप से वो क्या कर पाएंगे, बता सकेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, समझ जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके केवीएस में पूछे गए महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इसी तरह से दोस्तों हम आगे भी धीरे धीरे करके सारे आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न को कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।